Hello, myself Samrit and welcome to my class. So students, आज हम केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़े थे, उसमें से कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में डिटेल में हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो पढ़ने वाले हैं वो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, और उसके साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में भी हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले एक ये एनसीईआरटी का पेज 10 का एक एक्टिविटी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ओके, दिस वन, इसको जूम कर लेते हैं। ओके, एक्टिविटी ये है कि टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब। ओके, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिए 2 ग्राम, देन एड 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अच्छा, ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2, दोनों का फॉर्मूला होता है। नाउ मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। देखो एक्चुअली ये जो एक्टिविटी है टेस्ट ट्यूब में इतना फ्रेंडली नहीं होता, सो यू कैन यूज द बीकर। ओके, एंड टॉस द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ योर पाम। तो ये मिक्स करने के बाद यू हैव टू टॉस द बॉटम ऑफ द कंटेनर, जो भी आप टेस्ट ट्यूब में ले लो या फिर बीकर में ले लो। दोनों को ऐड करने के बाद, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड को दोनों को आप यहाँ पर ऐड कर दिए। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू टॉस द, दोनों को मिक्स कर लिया अच्छे से, देन यू हैव टू टॉस द बॉटम ऑफ द कंटेनर। व्हाट डू यू फील, आपको क्या फील होगा? इट्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सो अगर आपको ये वार्मर फील होगा देन इट इज एक्सोथर्मिक। अगर ये आपको कूल मतलब ठंडा फील होगा देन इट इज एंडोथर्मिक। तो ये आप जब आपका लैब क्लास होगा देन आप आपके टीचर को बोल सकते हैं ये एक्टिविटी आपको दिखाने के लिए, बट अभी मैं बता देता हूँ ये होगा एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक नहीं होता। मतलब व्हेन यू टॉस द बॉटम ऑफ द कंटेनर यू विल फील कूल। ओके, सो इसके साथ आपको ये बहुत ही खुशबूदार बदबू, आई मीन बदबू ही आता है। ओके, मतलब ये पंजेंट स्मेल आता है। सो व्हाट इज दिस फॉर? जब देख लेते हैं इनके बीच में जब रिएक्शन होता है तो एक्चुअली क्या क्या प्रोडक्ट होता है। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड कैन रिएक्ट विद द अमोनियम क्लोराइड, देन द प्रोडक्ट इज बेरियम क्लोराइड, अमोनिया गैस, ओके, एंड अलॉन्ग विद वाटर। और इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड दोनों को आप सॉलिड फॉर्म में ऐड कर सकते हैं विदाउट एडिंग वाटर, ये रिएक्शन होता है। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन हियर द अमोनियम गैस NH3 गैस, एक्चुअली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस गैस you are able to inhale that pungent smell. Okay, and this ammonia gas actually इसका स्मेल जो होता है काफ़ी पंजेंट होता है, इरिटेटिंग होता है। सो जब ये रिएक्शन करना है सो कीप द कंटेनर अवे फ्रॉम योर नॉज। ओके, किसी को इरिटेशन होता है, किसी को एलर्जी होता है अमोनिया से। सो दिस इज द एक्टिविटी, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड को ऐड करने से आपको अमोनिया गैस अलॉन्ग विथ बेरियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। सो नाउ नेक्स्ट, इसको अगर आप बैलेंस कर लो देन यहाँ पर आपको 2 लिखना होगा साइड बाय अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया गैस 2 मॉलिक्यूल, वाटर इज ऑल्सो 2 मॉलिक्यूल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। तो आपका आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन हम ऑलरेडी सेकेंड वीडियो में हम बात कर चुके हैं। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं कैसा होता है ये। सो सपोज एक कंपाउंड है आपके पास जो कि विच इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स A एंड B। ओके, एंड यहाँ पर और एक एलिमेंट है C। जब दोनों के इसमें रिएक्शन होगा तब ये B और C, मतलब पहले जो था आप देख लो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या था ना, B A के साथ कंपाउंड बनाया था। नाउ C आके A को हटा लिया, A को डिस्प्लेस कर लिया एंड A के जगह पे C आके बैठ गया। ठीक है, ये रिएक्शन तभी होगा व्हेन C इज मोर रिएक्टिव देन A। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, ये रिएक्शन तभी होता है जब C ज़्यादा रिएक्टिव होगा A से। अगर C कम रिएक्टिव होता है A से तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहले जो था B A के साथ कंपाउंड बनाया था। ओके, और रिएक्शन जब कंप्लीट हुआ, मतलब जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ तो ये कुछ अलग ही था। मतलब जो A डिस्प्लेस हो गया बाय C, ओके, तो A अलग हो गया एंड C आके A की जगह पे बैठ जाता है। तो दिस इज द एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन। सो लाइक डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन व्हिच ए हाई रिएक्टिव मेटल, मतलब एक हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लोअर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो मतलब जैसे मैं बताया, जो डिस्प्लेस करेगा वो मेटल, वो एलिमेंट जो है मोर रिएक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओनली मेटल ही होगा, नॉन मेटल भी होता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन में हम ओनली मेटल के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए मैं ओनली मेटल ही लिखा हूँ। तो कोई भी एलिमेंट जो हाई रिएक्टिव होगा, दूसरा एलिमेंट जो लो रिएक्टिव होगा उसको डिस्प्लेस कर सकता है उसका कंपाउंड से। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। ओके, तो यहाँ पर आप देखो आयरन एक एलिमेंट है, मतलब एक मेटल है, एंड कॉपर सल्फेट इट इज ए कंपाउंड ऑफ कॉपर। ठीक है, अगर हम बात करें आयरन और कॉपर के बीच में, तो इसमें से ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन। ओके, दैट्स व्हाई द आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम सल्फेट, मतलब ये जो कंपाउंड बना था यहाँ से कॉपर को वो डिस्प्लेस कर लिया, तो कॉपर देखो अलग हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, और ये जो आयरन आके अभी कॉपर की जगह पे बैठ लिया, मतलब जो आयरन था वो हाई रिएक्टिव था एंड डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड इट फॉर्म्स फेरस सल्फेट FeSO4। अब आप ये पूछो कि सर ये पता कैसे चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? ये पता करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज ये होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स और एनी एलिमेंट्स। ओके, नॉट ओनली मेटल्स, अलग अलग एलिमेंट जो होता है नॉन मेटल इसमें होता है। अभी आपका 10th स्टैंडर्ड में आप ओनली मेटल के बारे में याद रखो, इसमें से 2 नॉन मेटल कार्बन एंड हाइड्रोजन आ जाता है। बाकी जैसे आप 11 में जाएंगे इसमें पूरा का पूरा एलिमेंट का आपको रिएक्टिविटी सीरीज तब पता चलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर जो मेटल रहते हैं, जो भी एलिमेंट ऊपर सब रहता है, ये सब होते हैं हाई रिएक्टिव। ठीक है ना, और जब नीचे नीचे हम जितना जाएंगे वो सब होते हैं लो रिएक्टिव। नाउ यू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर एंड आयरन। थोड़ा ढूंढते हैं कहाँ पर है ये। सो यू कैन सी हियर, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इतना आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। ओके, सो हियर यू कैन सी द कॉपर इज हियर एंड आयरन इज हियर। तो इन दोनों में से आप इजीली बता सकते हैं जो आयरन है वो हाई रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो लो रिएक्टिव है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड द रिएक्शन इज FeSO4 फेरस सल्फेट एंड कॉपर इट्स लेफ्ट बिहाइंड। ओके, चलो ये रिएक्शन को कैसे हम एक्टिविटी अगर हम करेंगे तो कैसे होगा, ये आपका NCERT का एक्टिविटी है बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल। ये बोलते हैं टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम रबिंग विद सैंड पेपर। अगर हम न्यू आयरन नेल लेते हैं तो क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होता। अगर आप यूज आयरन नेल या फिर कुछ दिन रह गया है आयरन नेल तो उसके ऊपर क्या होता है ना, रस्ट हो जाता है। सो यू हैव टू क्लीन इट विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। तो हम ले लिया यहाँ पर 3 आयरन नेल। नाउ take 2 test tube marked A and B, and in each test tube we have to take about 10 ml of copper sulfate solution। अच्छा, तो 2 टेस्ट ट्यूब हम ले लिए A and B और उसमें 10 ml का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी ले लिए। राइट, नाउ tie 2 iron nails with the thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for 20 minutes। ओके, एंड कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। तो ये तीनों में से 2 को अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी, इसमें से 2 आपको डालना होगा ये बी में टेस्ट ट्यूब में, और इसमें से एक जो थर्ड वन दिस वन, इसको आपको रखना है अलग कंपैरिजन के लिए बाद में। ओके, तो अगर आप ये आयरन नेल डाल देते हैं बी के अंदर तो आपको कुछ ऐसा होगा, मतलब सिंपल आयरन नेल को डाल देना है सोल्यूशन के अंदर। ओके, नाउ आगे कहता है कि आफ्टर 20 मिनट्स। अच्छा, तो 20 मिनट्स के बाद आपको देखना है क्या, टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो 20 मिनट्स के बाद क्या होगा, सो आफ्टर 20 मिनट्स यू हैव टू टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब बी। ओके, तो पहले देख लेते हैं ये आफ्टर 20 मिनट्स हुआ क्या है। जो बी टेस्ट ट्यूब था वो जो कॉपर सल्फेट का कलर था वो चेंज हो चुका है, एंड आयरन नेल हम जैसे डाले थे वैसे नहीं है। ओके, जो भी एक सो द एक्टिविटी ये कहता है कि आफ्टर 20 मिनट यू हैव टू टेक आउट द आयरन नेल। तो आयरन को निकाल लेते हैं। ओके, तो ओनली इसके अंदर सोल्यूशन ही रहेगा एंड द सोल्यूशन कलर कुछ चेंज हो चुका है। नाउ कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। अच्छा, बी में तो ब्लू कलर है नहीं, अब ए में क्या था ना, ए को था हम साइड में रख लिए तो वो तो ब्लू कलर का ही था, है ना। अब ये दोनों के बीच में कलर का कंपैरिजन करेंगे तो ये जो बी टेस्ट ट्यूब में कलर आपका पेल ग्रीन हो चुका है फ्रॉम ब्लू, क्योंकि ए और बी दोनों में ब्लू कलर लिए थे, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सो यू कैन क्लियरली सी दैट इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर रिएक्शन द कलर चेंज टू पेल ग्रीन। पेल ग्रीन का मतलब अगर मैं बताऊं ये होता है येलोइश ग्रीन कलर। ओके, येलोइश ग्रीन मतलब पूरा येलो नहीं होता, पूरा ग्रीन नहीं होता, तो थोड़ा सा येलो थोड़ा सा ग्रीन, पेल ग्रीन इसको कहा जाता है। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल। अच्छा, उसके बाद आप आयरन नेल को भी कंपेयर करना है डीप इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड दैट वन केप्ट असाइड, जिसको हम अलग रखे थे और जिसको जो कि आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर था।
तो जब ये दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ये जो था बिफोर एडिंग टू द कॉपर सल्फेट, जो एक थर्ड वाला जो हम अलग से रख लिए थे, और ये जो हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर रखे थे। सो यू कैन सी क्लियरली ये जो आयरन नेल था ये बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुका है इसमें, है ना। इसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का कटिंग बन चुका है। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिला ना, ऑन द आयरन नेल यू ऑब्जर्व द cutting of reddish brown color and the solution turns pale green। अब चलो फिर से वापस चलते हैं रिएक्शन की तरफ। क्या था रिएक्शन? So we had taken iron, nail and copper sulfate solution। Okay, now aqueous it means it was the solution। Now जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पर बनता है फेरस सल्फेट FeSO4। जो पेल ग्रीन कलर का सोल्यूशन देखिए वो होता है ये फेरस सल्फेट, और जो आयरन नेल के ऊपर जो रेडिश ब्राउन कलर का कटिंग हुआ था दैट इज ड्यू टू दिस कॉपर। ओके, तो कलर हम लिख लेते हैं। इनिशियली कॉपर सल्फेट वाज ब्लू एंड योर आयरन वाज सिल्वरी ग्रे कलर, देन व्हाट इज फॉर्म फेरस सल्फेट, इट इज पेल ग्रीन इन कलर, एंड द थिंग दैट डिपॉजिटेड ऑन द आयरन दैट वाज कॉपर, इट्स रेडिश ब्राउन इन कलर। ओके, सो नाउ सपोज आई अगर मैं ऐसा बताऊं दैट आयरन नेल को मैं सॉलिड कॉपर सल्फेट के अंदर डाल देता, मतलब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ना लेके टेस्ट ट्यूब में, इंस्टेड ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आई टुक सॉलिड कॉपर सल्फेट, तो क्या होता? मतलब आयरन नेल एंड सॉलिड कॉपर सल्फेट, तो रिएक्शन होता? नहीं, इट्स नॉन रिएक्शन। तो समझते हैं ऐसा क्यों, मतलब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है, बट कॉपर सल्फेट अगर हम सॉलिड में लेंगे तो रिएक्शन क्यों नहीं होता? लेट्स सी हियर दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूँ कॉपर सल्फेट सॉलिड का, तो इसमें कॉपर सल्फेट जो है एक सिंगल कंपाउंड जैसा रहता है। ओके, जब मैं इसको सोल्यूशन बनाता हूँ तब ये जो कॉपर सल्फेट उसका कंस्टिट्यूएंट आयन में स्प्लिट हो जाता है, मीन्स दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो यहाँ पर कॉपर Cu2+ हो जाता है एंड सल्फेट जो SO4 2-, मतलब उसको कंस्टिट्यूएंट आयन में वो डिवाइड हो जाता है। नाउ इट इज इजी फॉर द आयरन टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सल्फेट। मतलब अब जब अगर मैं सॉलिड लेता तो आयरन यहाँ पर आके कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, बिकॉज हियर कॉपर सल्फेट इज सिंगल थिंग, समझ रहे हो ना। बट जब से मैं सोल्यूशन बना दिया, नाउ कॉपर और सल्फेट दोनों अलग हो गए। नाउ इट इज इजी टू डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द सल्फेट, मतलब आयरन आके कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। जब तक मैं सोल्यूशन नहीं बनाऊंगा तब तक कॉपर सल्फेट एक ही चीज है, तो आयरन आके ओनली कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सिंस कॉपर इज कंबाइंड विद सल्फेट। तो उसको अलग करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू मेक द सोल्यूशन। Okay, so it is important to note that you have to do this reaction or the compound you have to take in aqueous solution। लेकिन ये हमेशा नहीं है, आगे मैं बहुत सारे रिएक्शन बताऊंगा जबकि सॉलिड में भी रिएक्शन होता है, बट ये केस में आपको कॉपर सल्फेट, ये फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें आपको सोल्यूशन जो कंपाउंड है उसको एक्वस फॉर्म में लेना होगा, मतलब उसका आयनिक फॉर्म में लेना होगा। ओके, जिंक सल्फेट एंड कॉपर, तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? डिस्प्लेस होगा, मतलब जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, क्या लगता है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक होगा? नहीं, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉपर जो है, मैं स्टार्टिंग में बताया जब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाया, दैट यू हैव टू टेक द मेटल और एनी एलिमेंट, यू हैव टू टेक मोर रिएक्टिव देन द कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट। मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट है इससे ये ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, मीन्स कॉपर शुड मोर रिएक्टिव देन जिंक। लेकिन अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो जिंक काफी ऊपर रहता है, कॉपर काफी नीचे रहता है। सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, सो द रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट। ये रिएक्शन बन नहीं पाएगा, प्रोडक्ट कुछ नहीं फॉर्मेशन होगा, बस आप ऐड कर दिए तो वैसे ही रहेगा, नो चेंजेस। लेकिन अगर मैं कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक डालूंगा, नाउ द रिएक्शन कैन टेक प्लेस, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, इट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। सो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर। ओके, जिंक आके कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा, तो ये फॉर्मेशन होगा आपका जिंक सल्फेट, और कॉपर जो है वो अलग सा साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो एलिमेंट आप ले रहे हैं रिएक्शन के लिए, दैट एलिमेंट शुड बी मोर रिएक्टिव देन द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ओके, नाउ देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो था वो एक्सोथर्मिक हुआ था, हम पहले लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन के बारे में डिटेल में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो था वो आपका था एक्सोथर्मिक, उसमें हीट इवॉल्व होता है। डिकम्पोजिशन जो था वो था एंडोथर्मिक, उसमें आपको हीट देना होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, सो यू हैव टू टेस्ट इट।
जो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किए थे वो कंटेनर को आपको नीचे मतलब एट द बॉटम या फिर साइड में कंटेनर को आपको टॉर्च करना होगा, सो दैट अगर ये गर्म मतलब वार्मर है देन इट इज एक्सोथर्मिक, अगर ठंडा लग रहा है देन इट इज एंडोथर्मिक, सिंपल है ना। तो अगर ये सेटअप को मतलब ये जो एक्टिविटी हम किए थे प्रीवियसली उसको अगर आप टॉर्च करके देखें तो आपको ना ही ठंडा लगेगा ना ही गर्म लगेगा, मतलब ये ना ही एक्सोथर्मिक है ना ही एंडोथर्मिक, मतलब आपको फील नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या हम लिखेंगे इट इज नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक? नहीं, इसके लिए हम और एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट का लेकिन और एक मेटल को लेके वो है एल्यूमिनियम। ओके, मतलब आयरन के बदले में अभी ले लिया एल्यूमिनियम। आई डिस्प्लेस था मतलब दोनों में सोल्यूशन सेम था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, ओके, बट आयरन के बदले में ले लिया एल्यूमिनियम। क्लियर? नाउ एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ देन यू विल सी द कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द एल्यूमिनियम, जैसे आपका आयरन के ऊपर डिपॉजिट हुआ था, ठीक है। एंड हियर द सॉल्यूशन टर्न्स पेल ग्रीन इन द प्रीवियस एग्जांपल, बट नाउ द सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस, ठीक है। जब यहाँ पर आप ये कंटेनर को टच करोगे, ये टेस्टिंग को टच करोगे, देन यू विल फील वार्मर, सो यू कैन राइट द डिस्प्लेसमेंट इज एक्सोथर्मिक। अब आप पूछोगे कि सर दोनों तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, यहाँ पर कुछ हीट चेंज नहीं हुआ और यहाँ पर कैसे वार्मर हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है एक्सोथर्मिक है? देखो दोनों में डिफरेंस क्या है आयरन और एल्यूमिनियम में। इफ आई कंपेयर द रिएक्टिविटी देन एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, है ना। आप यहाँ पर देखो आयरन आपका यहाँ पर आता है और एल्यूमिनियम यहाँ पर आता है, ठीक है। तो बात यह है कि जितना ज़्यादा आप रिएक्टिव मेटल लेंगे उतना फास्ट रिएक्शन होगा, उतना जल्दी वो डिस्प्लेस कर लेगा, तो उतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक वो होता है। इफ आई टेक पोटेशियम और सोडियम देन विल फील मच मोर हॉट एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। ओके, सो द थिंग इज दैट डिस्प्लेसमेंट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हाँ यहाँ पर भी आपको फील होगा, अगर आप थर्मोमीटर डाल के टेम्परेचर मेजर करेंगे देन आपको थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ सर्टेन एक्सटेंट में ये राइज हुआ है, लेकिन अगर आप ऐसे स्किन में फील करना चाहोगे तो इतना मतलब डिस्टिंक्टली फील नहीं हो पाता। सो टू फील दैट आइदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक यू हैव टू यूज ए मोर रिएक्टिव मेटल, मतलब जो डिस्प्लेस हो रहा है और जो डिस्प्लेस कर रहा है दोनों के बीच में रिएक्टिविटी का काफी ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, सो दैट यू कैन नो और यू कैन फील द डिफरेंस इन बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, so that you can consider it either exothermic और endothermic, ठीक है। देखो यहाँ पर जो डिस्प्लेस हुआ वो था कॉपर, तो कॉपर से मुझे ज़्यादा रिएक्टिव लेना है, तो जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल में यूज करूँगा उतना ज़्यादा वो एक्सोथर्मिक होगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी सम हाईली एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ कुछ होता है जो बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है, जो कि आप हाथ से टॉर्च करके फील नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा ही होता है। ओके, सो ऐसा एक एग्जांपल है आपका Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि दोनों सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। जैसे मैं बताया था जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम स्टार्ट किए वहाँ पर बताया था कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज द कंपाउंड यू हैव टू टेक इन एक्वस फॉर्म, लेकिन कुछ कुछ ज़्यादातर केस में आपको एक्वस फॉर्म में लेना होता है, उनका एनालाइज करना होता है, बट देयर आर सच रिएक्शन ऑल्सो जिसमें आपको एक्वस सॉल्यूशन में नहीं लेना पड़ेगा। जैसे ये एग्जाम्पल, हियर द आयरन ऑक्साइड इज इन सॉलिड फॉर्म एंड एल्यूमिनियम ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो जैसे दोनों सॉलिड फॉर्म में है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली नहीं होता, अपने आप नहीं होता, आपको थोड़ा सा यहाँ पर हीट देना पड़ेगा। ओके, मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा, बट जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा यू विल गेट हियर एल्यूमिनियम, दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड यू विल गेट, एंड उसके साथ आपका आयरन मिलेगा जो कि लिक्विड स्टेट में मतलब मोल्टन स्टेट में मिलेगा, क्योंकि here the amount of heat evolved this one is much more high that the iron form is in molten state, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, इतना ज़्यादा होता है अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो ये अबाउट 2500 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। ओके, मतलब ये रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होता है दैट इज अबाउट 2500 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ही ज़्यादा होता है। सो द आयरन दैट फॉर्म इन दिस रिएक्शन इट्स इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आयरन जो था वो लेस रिएक्टिव था, एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिव था, तो एल्यूमिनियम उसको डिस्प्लेस कर लिया एंड आयरन जो वो अलग आ गया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन को आपको कहा जाता है थर्माइट रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द थर्माइट रिएक्शन। ओके, एंड द हीट इवॉल्व इन दिस रिएक्शन इज सो हाई दैट
द आयरन ऑब्टेन्ड इज इन मोल्टन स्टेट, जो मैं आपको अभी भी बताया, हेंस इट इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग ऑफ द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ आयरन मशीनरी एंड रेलवे ट्रैक। मतलब इसका एप्लीकेशन भी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कहीं पर अगर कुछ टूट गया है आयरन थिंग्स, उसको वेल्डिंग करना है, मतलब जॉइंट करना है, देन आप ये रिएक्शन वहाँ पर कर सकते हैं। जो मोल्टन आयरन निकलेगा वो वहाँ पर जो गैप होगा, जो ब्रोकन पार्ट होगा, उसको जॉइंट कर लेगा। या फिर रेलवे ट्रैक में भी यूज होता है। ओके, दिस इज द इमेज that you can see here. The broken railway track is joined by this reaction. Okay, यहाँ पर एल्यूमिनियम को लिया जाता है एंड आपका आयरन ऑक्साइड लिया जाता है, सो दैट रिएक्शन जब होगा तो आयरन मोल्टन स्टेट में प्रोड्यूस होता है एंड दिस जॉइंस द क्रैक। ओके, और ये पर्टिकुलर रिएक्शन को और एक नाम भी दिया जाता है, जिसको कहा जाता है एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन। देखो, एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन क्या होता है? व्हेन एनी मेटल ऑक्साइड दैट इज रिड्यूस्ड विथ एल्यूमिनियम, दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन। देखो, रिडक्शन रिएक्शन में अभी तक नहीं पढ़ा है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना जान लो कि दैट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन। जो रिएक्शन में एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है रिडक्शन करने के लिए, उसको कहा जाता है एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन। डोंट वरी, इसके बारे हम आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे। जस्ट ये रिएक्शन है, इसलिए इसका ऑर्डर में आपको बता दिया। दैट जस्ट नाउ रिमेंबर द एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन इज ऑल्सो द नेम ऑफ दिस थर्माइट रिएक्शन, जिसको थर्माइट रिएक्शन भी कहा जाता है, एल्यूमिनोथर्मी भी कहा जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो बार डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले जो हम पढ़े थे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसको सिंगल नहीं लिखा जाता, कोई भी बुक में लिखा होता है, बट वो होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। एक ही एलिमेंट था, एक ही बार डिस्प्लेस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। चलो कैसे होता है देख लेते हैं। सो हियर टू कंपाउंड्स आर देयर। ओके, पहले में क्या था, वो एक कंपाउंड था, एक एलिमेंट था। यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड होगा। पहला कंपाउंड जो है वो दो एलिमेंट से बना हुआ है, ए एंड बी से, ठीक है। सेकंड कंपाउंड सी और डी से बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे रिएक्शन दोनों के बीच में होगा तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ए और बी के बीच में कंपाउंड था, ठीक है, और रिएक्टेंट जो था, और सेकंड जो कंपाउंड था वो सी और डी के साथ मिलकर हुआ था। लेकिन जब प्रोडक्ट साइड में निकलेगा तो ये पूरा एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब नाउ ए कंबाइंस विद डी, मतलब ए जो था वो डी के साथ कंबाइन होकर ए डी कंपाउंड बनाते हैं, और बी जो था वो सी के साथ कंबाइन होकर बी सी कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब दोनों का ही जितना भी था मतलब एलिमेंट वो सब एक्सचेंज हो गया। मतलब ए चला गया डी के पास, बी चला गया सी के पास। ओके, तो इसका डेफिनेशन ऐसा होता है, द रिएक्शन इन व्हिच देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के बीच में आयन एक्सचेंज होता है। देखो यहाँ पर ए चला गया, ए और ए जो था वो डी के पास चला गया, सी जो था बी के पास आ गया, मतलब एक्सचेंज हो गया दोनों के बीच में। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन एक्चुअली कैसा होता है मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या किया जाता है ना, जो रिएक्टेंट होता है उसको जनरली एक्वस फॉर्म में लिया जाता है। यहाँ पर भी सेम चीज़ मैं रिपीट करूंगा, सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्वस फॉर्म में नहीं लिया जाता। आगे मैं बताऊंगा एग्जांपल जिसमें एक्वस सॉल्यूशन नहीं यूज करना होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस यू हैव टू टेक एक्वस सॉल्यूशन। क्यों? बिकॉज आयन का एक्सचेंज होगा। जब तक आप एक्वस सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक ये आयन में स्प्लिट नहीं होगा, मतलब आयनाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप आयनाइजेशन कर लिए, नाउ मान लीजिए ए जो था वो पॉजिटिव मेटल साइड था तो ये पॉजिटिव आयन बन गया, बी सपोज था नॉन मेटल तो ये बन गया नेगेटिव। लाइकवाइज यहाँ पर सी जो था वो पॉजिटिव हो गया और डी जो था वो नेगेटिव। जब अभी एक्सचेंज होगा तो पहला रिएक्टेंट का पॉजिटिव सेकेंड का नेगेटिव के पास जाएगा, और सेकेंड का पॉजिटिव फर्स्ट का नेगेटिव के पास आएगा। तो कैसा होता है, देखो मैं दोनों को नेगेटिव को अलग कर लिया। नाउ पहले का जो पॉजिटिव था वो आएगा सेकेंड का नेगेटिव के पास, और सेकेंड का जो पॉजिटिव था वो आ गया फर्स्ट का नेगेटिव के पास। तो ऐसे एक्सचेंज होता है। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें लिया गया है सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं प्रोडक्ट क्या होगा, देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप बताओगे इससे बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन होगा। एग्जिट, मतलब जैसे मैं अभी बताया कि ओनली एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका था सोडियम, यहाँ पर था बेरियम, यहाँ पर आयन था मतलब नेगेटिव था सल्फेट, और ये था क्लोरीन, ठीक है। दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया, देन बेरियम सल्फेट होगा एंड सोडियम क्लोराइड होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पर नो रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ कि दैट रिएक्टेंट इज इन व्हिच स्टेट,
कौन सा स्टेट में है, मैं बताया ना एक्वस सोल्यूशन करना होगा। अगर ये कुछ मेंशन नहीं हुआ देन यू हैव टू कंसीडर दैट द रिएक्टर आर इन देयर नेचुरल स्टेट। और इन दोनों का नेचुरल स्टेट क्या होता है, यू कैन सी सोडियम सल्फेट इज इन सॉलिड स्टेट एंड बेरियम क्लोराइड इट इज आल्सो इन सॉलिड स्टेट। दोनों सॉलिड स्टेट में रहते हैं और यहाँ पर दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं हो सकता विदाउट फॉर्मिंग द aqueous। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, aqueous स्टेट बनाना होगा, दोनों का सोल्यूशन बनाना होगा। सो यू विल सी बोथ द सोल्यूशन सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड बोथ आर कलरलेस, कुछ कलर नहीं होता ना। जैसे मैं इनको सोल्यूशन बना लिया तो ये अभी स्प्लिट हो गया अपने आयंस में। तो यहाँ पर बन गया आपका Na+ और ये बन गया SO2- सल्फेट, यहाँ पर बन गया Ba2+, सॉरी यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, ये एक्चुअली होगा 2+ एंड क्लोरीन, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है, क्लोरीन माइनस होता है ओनली Cl- एंड आपका बेरियम जो होता है वो 2+ होता है। ओके, इट्स नॉट ओनली प्लस, थोड़ा सा गलत हो गया है। ओके नाउ तो ये जो है अपना कंस्टिट्यूएंट आयंस में अभी स्प्लिट हो गया है। जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे एक बीकर में, सो यू विल सी दोनों का जो कलरलेस सोल्यूशन था अभी बन गया व्हाइट। ओके, अगर इसको मैं कुछ टाइम के लिए ऐसे रख देता हूँ, मतलब ऐसे अनडिस्टर्ब में रख लूँगा, देन यू विल सी द व्हाइट द सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ तो नीचे सेटल हो जाएगा और ऊपर ट्रांसपेरेंट क्लियर सोल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। नाउ ये यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो रिएक्शन था वो कंप्लीट हुआ, बट दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, एक है बेरियम सल्फेट, एक है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर मुझे बताओ बेरियम सल्फेट कौन सा है और सोडियम क्लोराइड कौन सा है। सोडियम क्लोराइड आपको पता होगा जनरली जब जैसे हम टेबल सॉल्ट होता है उसको हम पानी में ऐड करते हैं तो ये सोल्यूशन मतलब सोल्यूबल होता है। तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है ये ऊपर पार्ट में है इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, और नीचे जो आपको व्हाइट फॉर्मेशन दिख रहा है उसको कहते हैं बेरियम, दैट इज ड्यू टू द बेरियम सल्फेट। बट बेरियम सल्फेट को यहाँ पर कहते हैं प्रेसिपिटेट एंड यू मार्क दिस डाउनवर्ड एरो मार्क। दिस डाउनवर्ड एरो मार्क रिप्रेजेंट द प्रेसिपिटेट। इसका मतलब ये नहीं कि वो नीचे सेटल हो गया, कुछ कुछ प्रेसिपिटेट होता है जो कि ऊपर फ्लोट भी होता है। आगे मैं बताऊंगा, आगे एग्जांपल जब जैसे आगे आगे हम बढ़ेंगे तो ऐसे में एग्जांपल बताऊंगा जिसमें प्रेसिपिटेट ऊपर फ्लोट होता है। Still then there also we used to use the downward arrow mark. The downward arrow does not indicate the settling, it indicates the formation of precipitate. ठीक है, कोई भी कंपाउंड के साइड में अगर डाउनवर्ड एरो आपको ऐसे डाउनवर्ड एरो आपको देखने के लिए मिले तो ये होता है इट इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, नॉट कि ये सेटल हो जाएगा। ओके, सो ये रिएक्शन में रिपीट कर देता हूँ फिर से। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड हम लिए कोई सोल्यूशन बना के जिसे हम ऐड कर देंगे तो आपका फॉर्मेशन हो जाएगा NaCl एंड BaSO4। द वाइट कलर इज ओनली ड्यू टू BaSO4 बेरियम सल्फेट बिकॉज NaCl इज कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं और एक एग्जाम्पल है दैट इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड H2S गैस। मार्क हियर, मैं बताया था ना हमेशा रिएक्टेंट को आपको एक्वस सोल्यूशन में लेना कंपलसरी नहीं है। तो इन दिस रिएक्शन द रिएक्टेंट इज टेकन इन सॉरी इट्स नॉट सॉलिड, इट इज एक्चुअली गैस। ओके, H2S इज टेकन हियर इन द फॉर्म ऑफ गैस। H2S इज गैस होता है, सो आई विल राइट अगेन हियर दिस, इट इज नॉट सॉलिड, इट इज टेकन इन गैसियस फॉर्म। Okay, so here one reactant is aqueous solution form and another reactant is in gaseous form. और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, दैट इज H2SO4 एंड CuS, कॉपर सल्फाइड फॉर्मेशन होता है एंड कॉपर सल्फाइड इज द प्रेसिपिटेट हियर। चलो देख लेते हैं कैसा होता है ये एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आपको जो H2S गैस होता है इसको बनाने के लिए एक अपैरेटस यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द किप्स अपैरेटस। ये जो अपैरेटस आप देख रहे हो इसको कहते हैं मटका, उसके ऊपर मटका और एक मटका लाइक दिस, इसको कहते हैं किप्स अपैरेटस। ओके, तो यहाँ पर जो रिएक्शन दो रिएक्टेंट लिया होता है मैं बता देता हूँ थोड़ा इसके बारे में। यहाँ पर आयरन सल्फाइड लिया जाता है इसके अंदर एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों मतलब आयरन सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को इसके अंदर डाला जाता है। मतलब सबसे पहले तो यहाँ पर ले लिया जाता है आपका आयरन सल्फाइड FeS, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से आपको ऐड किया जाता है H2SO4। जैसे आप यहाँ से H2SO4 ऐड करेंगे तो दोनों के बीच में यहाँ पर रिएक्शन होता है और रिएक्शन से फॉर्मेशन होता है आपका H2S गैस, जो कि ये नोजल से होके ये पाइप से ऐसे निकलता है। ठीक है, सो H2S गैस को आपको पास करना है थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। सो लेट्स टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। H2S गैस पास होगा, जैसे H2S गैस पास होगा तो आपको कुछ ऐसा फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। हाँ, पूरा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू पूरा गायब हो जाएगा, इट विल टर्न कलरलेस एंड ब्लैक कलर का कुछ सब्सटेंस ऊपर फ्लोट होगा।
ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो ब्लैक कलर फॉर्मेशन हुआ, दिस इज कॉपर सल्फाइड, एंड नीचे जो आपको ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन दिख रहा है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सो हियर कॉपर सल्फाइड इज द प्रेसिपिटेट, लेकिन ये देखो सोल्यूशन के ऊपर फ्लोट हो रहा है। ओके, जैसे मैं बताया ना, दिस डाउनवर्ड एरो डज नॉट इंडिकेट दैट द प्रेसिपिटेट विल सेटल। तो प्रेसिपिटेट हमेशा सेटल नहीं होता, कुछ कुछ प्रेसिपिटेट होता है जो कि फ्लोट भी होता है। सो हियर कॉपर सल्फाइड फ्लोट्स ऑन द सोल्यूशन, तो ये होता है आपका कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि रिएक्टेंट इज नॉट, जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें रिएक्टेंट ऐसा नहीं कि हमेशा आपको एक्वस सोल्यूशन में ही लेना होगा। इन दिस एग्जांपल यू हैव टेकन वन रिएक्टेंट इन एक्वस एंड अनदर रिएक्टेंट इन गैस फॉर्म। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉर द अनदर एग्जांपल दैट इज पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट। इसमें दोनों का आपको लेना होगा एक्वस फॉर्म में, एंड इट विल फॉर्म लीड आयोडाइड दैट इज द प्रेसिपिटेट, एंड पोटेशियम नाइट्रेट ये सोल्यूशन फॉर्म में रहेगा। ये शायद आपको ये एग्जाम्पल लेके थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि गोल्डन एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है जो सबसे पहले क्लास में हम बात किए थे, है ना। तो यहाँ पर क्या था ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन होता है कलरलेस, लीड नाइट्रेट ये भी होता है कलरलेस। ठीक है, दोनों का कलर जो होता है वो कलरलेस रहता है, दोनों ही कम्प्लीटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। लेकिन जब दोनों को हम ऐड करेंगे then you will see the formation of yellow substance that is due to the lead iodide। तो lead iodide का कलर जो होता है येलो होता है, एंड पोटेशियम नाइट्रेट ये सोल्यूबल हो जाता है इजीली। So here the yellow substance that you can see is the lead iodide, जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। अब ये जो तीन एग्जाम्पल में एक वर्ड कंप्लीटली रिपीट कर रहा था प्रेसिपिटेट का, है ना। तो ये प्रेसिपिटेट का मतलब जो प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है, एंड इस टाइप का रिएक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, इस टाइप का रिएक्शन चाहे वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो या ना हो, जिसमें भी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा उसको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का? द रिएक्शन इन व्हिच सोल्यूबल रिएक्टेंट गिव्स इनसोल्यूबल प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट जो होगा वो सोल्यूबल होगा बट प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा उसमें से इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पर ये मेंशन नहीं हुआ कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट होना कंपलसरी है, इसके आगे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा बट प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होगा। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप ये याद रख लो, जो भी रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा सोल्यूबल लेकिन प्रोडक्ट होगा इनसोल्यूबल। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये तो इसका एग्जांपल का अगर मैं बात करूं तो ये एक एग्जांपल तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ प्रेसिपिटेशन का, और इससे पहले जो मैं दो एग्जांपल बताया था दीज आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जैसे कॉपर सल्फाइड और H2S गैस। सॉरी, यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिए, ये सॉलिड नहीं होता, ये गैस होता है। ओके, एंड आपका सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। नाउ कुछ अदर एग्जांपल जो अगर मैं बात करूँ, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl का रिएक्शन जो होता है इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ। दोनों का जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्प्लिट हो जाएगा Na+ एंड OH- में। ठीक है, HCl जो स्प्लिट होता है कैसे ना H+ एंड Cl- में। देखो मैं जो फर्स्ट का जो पॉजिटिव मतलब कैटायन है उसको मैं रेड में लिखा हूँ, और सेकेंड का आनायन को मैं लिखा हूँ रेड में, मतलब दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होता है, दोनों कंबाइन होते हैं Na+ एंड Cl-, तो ये फॉर्मेशन है आपका NaCl, एंड H+ एंड OH- आपका फॉर्मेशन होता है वाटर। ठीक है, तो ये रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, किसका किसका ना Na+ एंड Cl- मिल जाता है, यहाँ पर OH- एंड H+ मिलता है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है वाटर। नाउ NaCl इज नॉट इनसोल्यूबल, इट इज कंप्लीटली सोल्यूबल, तो ये रिएक्शन में आपका प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होता। लाइकवाइज और एक रिएक्शन है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का। यहाँ पर भी आप देख लो, जैसे एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो पोटेशियम हो जाएगा K+, हाइड्रोक्साइड OH-, ये अलग हो गए, स्प्लिट हो गए। H2S पर आपका हो जाता है H+ एंड SO4-, दोनों को जब आप एक्सचेंज कर लीजिए तो ये बन जाएगा आपका पोटेशियम सल्फेट एंड हो जाता है वाटर। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल में आपको एक कॉमन चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि रिएक्टेंट साइड में मैं हमेशा एक बेस और एक एसिड लिया हूँ, है ना। ये पहला एग्जाम्पल में और सेकेंड एग्जाम्पल में ये एक बेस होता है और ये एक एसिड होता है। ठीक है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सब बेसिक होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये सब एसिडिक होते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है दैट इज, यहाँ पर देखो ये एक सॉल्ट है ना, नीचे भी एक सॉल्ट फॉर्मेशन है पोटेशियम सल्फेट, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर भी फॉर्मेशन
हुआ है। तो इस टाइप का रिएक्शन जिसमें आपका एक बेस और एक एसिड रिएक्ट होकर एक सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होगा, इस टाइप का रिएक्शन को कहता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, देखो फिर से मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हर एक डबल डिस्प्लेसमेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या फिर हर एक न्यूट्रलाइजेशन डबल डिस्प्लेसमेंट है। देयर आर सर्टेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें आपका दो से ज़्यादा मतलब सॉल्ट वाटर से ज़्यादा कुछ बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी रिएक्शन में एसिड एंड बेस रिएक्टेंट साइड में होगा और प्रोडक्ट साइड में आपका सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्मेशन हुआ होगा, उस टाइप का रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो जो डबल इट इज ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर भी आयन का एक्सचेंज होता है। बट नॉट ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट। सारा का सारा न्यूट्रलाइजेशन डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता या फिर सारा डबल डिस्प्लेसमेंट न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं होता। सो न्यूट्रलाइजेशन इज पार्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट के कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं न्यूट्रलाइजेशन का, देन द रिएक्शन इन व्हिच एन एसिड एंड ए बेस react with each other to form the salt and water, that is called the neutralization reaction। अगर एग्जांपल में लिखूं, ये तो दो एग्जांपल आपका हो गया न्यूट्रलाइजेशन का, इसके साथ और भी मैं एक लिख सकता हूँ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड, इट गिव्स यू सोडियम एसीटेट एंड वाटर। सो दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके।